अगली बात, सर हमें कैसे पता कि करंट अल्टरनेटिंग के पैदा हो रहा है? हम ऐसे ही मान लें बस? बेटा ऐसे नहीं मानना। फर्ज कीजिए कि मेरे पास इस एंड से लेके इस एंड तक मुकम्मल तौर पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस रीजन की तरफ। अब बेटा बात करते हैं कॉइल्स की। हमारे पास ना ये कॉइल्स है, ये है कॉइल की पहली स्टेट। मैं इस एंड की बात कर रहा हूँ, ए की और बी की। कुछ देर के बाद ये बेटा कॉइल बिल्कुल सीधी हो जाएगी और ये कुछ ऐसी फॉर्म आउट हो जाएगी। कुछ देर के बाद बेटा फिर रोटेशन, तो कॉइल कुछ इस स्टेट पे आएगी, लेकिन अब की बार ना ए और बी इस एंड पर आ चुके हैं। बेटा कुछ देर के बाद दोबारा ये कॉइल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी और कुछ ऐसा केस आ जाएगा। अच्छा, आफ्टर सम टाइम ये फिर इसी तरह अपनी इनिशियल पोजीशन में ही आ जाएगी जैसे वो बिल्कुल स्टार्ट में थी। हम इसको बोलते हैं वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब जरा नोट कीजिएगा मेरे हाथ की तरफ, समझें कि ये एक कॉइल है और आपके सामने के लिए जो ये लिटिल फिंगर है, ये है ए और बी वाले पॉइंट्स, ठीक है। अभी कॉइल ऐसे पड़ी हुई है इस तरह से। अब मैंने करना है कॉइल को रोटेट। स्टूडेंट्स रोटेट करने के लिए ये कॉइल ऐसे मूव करेगी ना। अब देखें जो ए बी वाली साइड है वो आगे की तरफ को जाएगी ना, इस तरह से ए बी आगे जाएगी, ये साइड पीछे आएगी। अगर मैं ए बी की बात करूं तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये देखें ऐसे फिर रोटेट करके ये कॉइल बिल्कुल यूं हो गई। अब देखें जरा, ये कॉइल और ये बिल्कुल बिल्कुल सेम नहीं हो गए और ये मेरे पास ए बी है। अब इस केस में ए बी ने यूं मूव करना है, यानी कि इनटू द पेज। तो मेरे पास ये इनटू द पेज आ गई वेलोसिटी। अच्छा जी, यहां से शुरू किया था, वेलोसिटी यहाँ पे थी, कॉइल यूं हो गई, वेलोसिटी इनटू द पेज है, ऐसे हो जाएगी और इस पॉइंट पर ए बी यहाँ पर आ गया। मैंने कहा था कि ए बी यहाँ पे आ जाएगा। वेलोसिटी अब किस तरफ है? इस साइड पर है। वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी। तो देखें फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ, फिर ऐसे होता है। देखें दोबारा ऐसी स्टेट मिल गई मेरे पास। इस केस में जैसे यहाँ पर ये ए और बी था, स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ए और बी है और ये जो कॉइल है यूं मूव करना चाह रही है, तो ये आउट ऑफ द पेज कुछ ऐसे है वेलोसिटी। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर ऐसे दोबारा ए बी फिर इस साइड पर आ गया, जो कि दोबारा आगे की तरफ कोई जा रहा था। जब हमने देखा फुल कंप्लीट वन रोटेशन। अब जरा नोट कीजिएगा कि यहां से लेके हमारे पास यहां तक का कैसा केस बनता है। एंगल इज जीरो, साइन जीरो इज जीरो, नो ईएमएफ। एंगल इज 90 क्योंकि फील्ड ऐसे थी, वेलोसिटी इज इनटू द पेज, एंगल बिकम्स 90। तो मेरे पास ये आ गया इस तरह से। एंगल इज 180, वेलोसिटी यहाँ पे, फील्ड यहाँ पे, तो ये फिर जीरो। एंगल इज फिर 90, यहां पर एंगल आउट ऑफ द पेज, फील्ड ऐसे थी, एंगल फिर से 90 हो गया। अब क्या इसको भी डॉट ऊपर लिखूं? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको रूल याद है, जहां पर फील्ड होती है वहां पर पाम रखें, जहां वेलोसिटी होती है वहां पर क्या रखें हम? थंब। पाम कहां पर आ रहा है? नीचे। मैंने नीचे वाले करंट को क्या बोला हुआ है? पॉजिटिव करंट। इसमें देखते हैं, जहां पर फील्ड है वहां पर फिंगर्स रखें, जहां पर वेलोसिटी है वहां पर थंब रखें। पाम कहां पर आ रहा है? ऊपर। डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट हो गई, तो फिर ये नेगेटिव करंट होगा और यहाँ पर एंगल फिर जीरो, तो जीरो। अगर मैं इन सारों को आपस में मिला दूं तो दिस इज एक्चुअली वेव फॉर्म ऑफ करंट जो ऑब्टेन होती है, जिसके पास दो पोलैरिटीज हैं,
पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और पोलैरिटी वंस इन अ साइकिल, साइकिल में एक बार चेंज हो रही होती है। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अगर मैं चाहता हूं कि साइक्लिक एसिमेट्रिक पर साइकिल यूं ना बने, पोलैरिटी चेंज ना हो, तो ऐसे जनरेटर में फिर आप स्लिप रिंग्स की जगह पर अगर तो यूज कर लेंगे स्प्लिट रिंग्स को, अगर तो स्लिप रिंग्स की जगह पर हम यूज कर लेंगे स्प्लिट रिंग्स को, तो जो चेंज इन पोलैरिटी था ये प्रिवेंट हो जाएगा और जनरेटर बन जाएगा एसी से डीसी जनरेटर। और इन्हीं स्प्लिट रिंग्स को स्टूडेंट्स आप कॉम्यूटेटर भी कह रहे होते हैं, इन्हीं को कह रहे होते हैं कॉम्यूटेटर भी। ये बात याद रखिएगा। हमें यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं जनरली जो रिलेशंस को पिक करते हैं। आप फौरी जवाब दीजिएगा। इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डबल्ड, ईएमएफ विल बी डबल्ड। ये क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है। इसमें से आप देखें रिलेशंस सब तो बढ़िया पे डायरेक्ट है, जिसको भी आप छेड़ेंगे हमारे पास रेंज डायरेक्ट ही आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्ट, ओमेगा डायरेक्ट, एरिया डायरेक्ट, फील्ड डायरेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे अगर सब कुछ डबल कर देंगे तो फिर अगर आपसे ये कह दे कि इफ एवरी पैरामीटर इज डबल्ड एक्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, बताएं क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मैक्सिमम है, तो ये वैसे बन हो जाएगा। तो आंसर विल बी 8 टाइम्स। शाबाश। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? हम इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं। किसको ऑल्टर करते हैं? वोल्टेज को। हमारा मकसद वोल्टेज को ऑल्टर करना होता है। अच्छा, अगर वोल्टेज ऑल्टर हो रहा है तो साथ क्या ऑल्टर हो जाएगा? करंट। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, ये बात याद रखें। हमारा पर्पस, हमारा मकसद सिर्फ वोल्टेज को ऑल्टर करना होता है। हमारा कोई पर्पस करंट को ऑल्टर करने के लिहाज से नहीं होता। ये हमें साथ वैसे ही मिल जाता है। वोल्टेज को बदलने के साथ साथ करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास कौन कौन सी चीजें एक ट्रांसफार्मर के अंदर सेम रहती हैं? याद रखें, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी ओनली। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट एसी पर काम कर रहा होता है। अब अगर तो यहां से हम फर्दर देखें तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक ट्रांसफार्मर के अंदर सेम रहती हैं? एक ट्रांसफार्मर के अंदर अगर तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो फिर पावर सेम रहती है। अच्छा, आइडियल ट्रांसफार्मर हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट सेम रहती है। और आइडियल हो चाहे ना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम रहता है। लॉस हो सकता है ड्यू टू सम लॉसेस, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम रहता है। अब क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही सेम है, और आपने पढ़ा होता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, जबकि डेल्टा फाई और डेल्टा टी तो सेम हो गया, तो ईएमएफ डायरेक्ट ऑफ एन आ जाते हैं। हम वहां से कहते हैं जब लिंक डायरेक्ट हो गया तो हम कह सकते हैं कि वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो को हम कहते हैं या तो टर्न रेशो
या स्टूडेंट्स हम इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। बहुत आसान एमसीक्यू यहाँ से हमसे जनरली पूछे जाते हैं। बार बार कहा जाता है कि इफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो is 1:12 and primary voltage is 240 volt, then secondary voltage is, क्या हमारा आंसर 12 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 35 वोल्ट है, 48 वोल्ट है। क्या बनेगा? Vs को निकालना है तो Vs इज इक्वल टू NS बाय NP into Vp. NS by NP is 1/12 into 240. 12 to 24 होता है, सो आंसर इज 20 वोल्ट। अगर बेटा हम फर्दर देखें तो दो तरह के होते हैं ट्रांसफॉर्मर। स्टूडेंट्स, एक को हम स्टेप अप कह रहे होते हैं, जबकि सेकंड वाले को स्टूडेंट्स हम स्टेप डाउन कह रहे होते हैं। अच्छा, इनमें क्या फर्क है? स्टेप अप आपने अप करना है, किसको अप करना है भला? हम वोल्टेज को अप करना चाहते हैं। देखिए, हमारा कंसर्न हमेशा सेकेंडरी के साथ होता है। क्यों भला? क्योंकि हमें वही तो गेन हो रहा होता है। सेकेंडरी का बेटा अगर वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होने चाहिए। हमने यहाँ पढ़ा डायरेक्ट लिंक था, और जब आप सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा करेंगे, इसका मतलब है कि उसके टर्न ज्यादा होंगे, हम उसको स्टेप अप कहते हैं। स्टेप डाउन बेटा तब होता है जब आप सेकेंडरी का वोल्टेज कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं? सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस करके हम वोल्टेज को कम कर देते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मर होता कितनी तरह का है। स्टूडेंट्स, एक होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल मींस ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें कोई लॉस नहीं हो रहा होता, नो लॉसेस एट ऑल। अगर लॉस ही नहीं हो रहा तो फिर परसेंटेज एफिशिएंसी इज 100%। इसमें जो पावर आप इनपुट पे देते हैं उतनी ही पावर आपको आउटपुट पे मिल जाती है। पावर होता है VI, सो VPIP इज इक्वल टू VSIS। स्टूडेंट, अगर इसको आप रेशो की फॉर्म में करेंगे ना, तो ये आ जाएगा VS बाई VP इज इक्वल टू IP बाय IS। सबसे पहली बात तो मैंने ये सीखी कि क्योंकि इनके सब्सक्रिप्ट्स आपस में ऑपोजिट हैं, इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर ओहम लॉ अप्लाई नहीं होता और V इनवर्स ऑफ करंट होता है। इंड्यूस करंट्स के ऊपर ओहम लॉ अप्लाई नहीं होता, V इनवर्स ऑफ करंट होता है। तो मैं इस बात को यूं भी लिख सकता हूं कि VS बाय VP इज इक्वल टू IP बाय IS। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने रिलेशन निकाल लिया करंट का वोल्टेज के साथ भी और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी। और मैंने कहा था ना यहाँ पे कि वोल्टेज बढ़ रहा है सेकेंडरी का, तो फिर सेकेंडरी का करंट कम होना चाहिए। और क्योंकि स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो रहा था सेकेंडरी का, तो इस केस में सेकेंडरी का करंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा आपस में इनवर्स लिंक था। अच्छा, अगर तो मेरे पास लॉसेस इग्नोर ना हो, अगर तो लॉसेस हो रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, क्योंकि इसमें लॉसेस हो रहे होते हैं, तो परसेंटेज एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती।
पावर आउटपुट पर हमेशा इनपुट से कम होती है ड्यू टू लॉसेस, और हम कहते हैं कि VSIS कम होता है किससे? VPIP से। स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट रिलेशन ऐसे का ऐसे ही 2018 में पूछा जा चुका है कि इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पावर। अच्छा, स्टेप अप और स्टेप डाउन में अगर तो मेरे पास आइडियल ट्रांसफार्मर हो ना, तो वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं, करंट कम ज़्यादा होता है, लेकिन पावर रहती है सेम, क्योंकि वो आइडियल होता है। अच्छा, जो हमने कहा यहाँ पर कि हम लॉसेस काउंट कर रहे होते हैं इसके अंदर, वो लॉसेस भला कौन-कौन से होते हैं? जनरली हम स्टूडेंट्स 4 लॉसेस की बात कर रहे होते हैं। वो 4 लॉसेस भला कौन-कौन से हैं? हमारे पास पहला लॉस है हीट लॉस, नेक्स्ट लॉस है लाइन लॉस, उसके बाद लॉस है हिस्टैरिसीस लॉस, और स्टूडेंट्स फिर लॉस है एडी करंट लॉस। हीट लॉस क्या होता है? करंट के पास करने से हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है और हीट से रेजिस्टेंस बढ़ती है, उससे करंट कम लॉस होना शुरू हो जाता है। हमारे पास हीटिंग लॉस को हम कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलिंग एजेंट। जो आजकल ट्रांसफार्मर न्यू आ रहे हैं, उसमें तो एयर भी एज अ कूलिंग एजेंट काम करती है प्रॉपर केमिकल के साथ साथ। जब हम ट्रांसफार्मर से वायर की फॉर्म में आगे भेज रहे होते हैं, डिस्पैच कर देते हैं करंट को, तो जो सा बेटा लॉस वायर में हो रहा है, दैट इज अ वायर लॉस। आप ट्रांसफार्मर की कॉइल्स के दरमियान में सॉफ्ट आयरन को एज अ मीडियम ऐड करते हैं ताकि फील्ड इनहांस हो जाए और मेरे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक कपलिंग रहे, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कपलिंग का मतलब ये है मैक्सिमम एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस में कुछ एनर्जी यूज होती है उस कोर को, सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में। अब इस केस में हम उस सब्सटेंस को यूज करते हैं जो सॉफ्ट होता है, जिसके पास स्मॉलर लूप एरिया होता है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन। एडी करंट्स बेटा उसी कोर के अंदर बेटा करंट इंड्यूस होता है ड्यू टू फ्लक्स चेंज या फिर ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। बुक की लाइन है, टाइम वेरिंग मतलब सब क्या मतलब है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वेरिएबल फील्ड होगी तो लाजमन सी बात है फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो कोर के अंदर ही इंड्यूस करंट पैदा होगा, और वो इंड्यूस करंट आपके सोर्स करंट को अपोज कर रहा होगा, जो कि एक एज अ लॉस एक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, जब आपने, और हमारा इसका हल ये है कि कोर को ना लैमिनेटेड शीट्स में चेंज कर दें, ऊपर प्रॉपर लिखा भी हुआ है। जब आपने स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन करनी होती है, जब आपने दूर भेजना होता है करंट को, तो ट्रांसमिशन के लिए आप स्टेप अप को यूज करते हैं, वोल्टेज को बहुत ज्यादा कर देते हैं, करंट को बहुत कम कर देते हैं, जिससे आपका लॉस काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है।
अलबत्ता लॉस बेटा 0 तो नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था ट्रांसफार्मर का। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा बेटा। मैं ना कुछ आपको गूगल फॉर्म पे क्वेश्चंस भेजूँगा ट्रांसफार्मर के और लेंज़ेज़ लॉ के बेटा, तो वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इंशाअल्लाह ताला वो आज कल नहीं भेज दूँगा। जी बेटा। बेटा आप अगर तो स्टेप डाउन मेरी बात सुनें। हमारे पास आम तौर पे हम टर्न रेशो ले रहे होते हैं आउटपुट की नंबर ऑफ टर्न्स और इनपुट की नंबर ऑफ टर्न्स की सेंस में, यानी ऊपर एनएस को और नीचे एनपी को। कई बार ना बेटा वो हमें ये कह देता है जनरल वे में कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 1:20। अब उसने हमें ये कहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 1:20। तो बेटा आपने खुद असेस करना है कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। यूं देख लें, एनपी का प्राइमरी का 1 टर्न है और सेकेंडरी का 20 टर्न है। क्योंकि सेकेंडरी का टर्न ज़्यादा है, तो ये स्टेप अप होगा। अगर वो यहीं हमें 20/1 दे देता, तो प्राइमरी का टर्न ज़्यादा होते, वो स्टेप डाउन होता। बड़ा स्पेसिफिक दोनों के लिए अलग-अलग रेशियोज़ नहीं होती। ठीक है? चलें बेटा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।